नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा विधानसभा चुनाव का शोर अब बढ़ने लगा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हरियाणा की विधानसभाओं से कांग्रेस के मौजूदा विधायकों और पूर्व विधायकों ने सत्ताधारी पार्टी के नेताओं और विधायकों से हरियाणा मांगे हिसाब मुहिम के तहत आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए खासतौर से विकास कार्यों को लेकर हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में तेगांव से विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ललित नागर ने और बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव शारदा राठौर ने हरियाणा मांगे हिसाब मुहिम के तहत यात्रा के बाद से प्रेस वार्ता की, जिसमें बीजेपी सरकार पर क्षेत्र के विकास की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में इन क्षेत्रों के हालात बद से बदतर हो गए हैं, और कहा कि क्षेत्र की कॉलोनियों, सेक्टरों और गांवों में कहीं भी विकास ढूंढे से भी नजर नहीं आता। यहां के लोग बुनियादी सुविधाओं से त्राही करने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार इन क्षेत्रों के साथ विकास के नाम पर सौतेला व्यवहार कर रही है। आरोप यह भी है कि 2014 से पहले हुड्डा सरकार ने इलाके के लिए बहुत काम किए थे, पर सरकार बदलते ही इलाके के सभी विकास कार्यों को रोक दिया गया और इलाके के साथ भेदभाव भी करना शुरू कर दिया गया। सड़कों पर गड्ढे, पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या, सीवर की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कूड़े की व्यवस्था, किसी भी चीज पर ध्यान न देने का आरोप लगाया गया। अब ऐसे में एक आरोप और इस यात्रा में कांग्रेस सरकार पर लगा रही है, और वो है केंद्रीय बजट में हरियाणा को तवज्जो न देने का आरोप। लेकिन सरकार से कामों का हिसाब मांगने वाली कांग्रेस में एकता की कमी दिख रही है। एक तरफ कई नेता इस यात्रा में शामिल नहीं है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का काउंटर अटैक भी अब कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है। लेकिन चुनाव में इसका असर दिखेगा या नहीं, ये बड़ी बात है। काला पानी आ रहा है। मैंने जो पानी भर जाता है तो थोड़ी सी बारिश आने पर उसका मुद्दा उठाया है। पूरे शहर की सीवर जाम हुई पड़ी है, उसका मुद्दा उठाया है। कई घंटे बिजली के कट लग रहे हैं, उसका मुद्दा उठाया है। यातायात जाम हो रहा है। सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। अपराध दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी है। हमारे पूरे शहर में हजारों लावारिस पशु घूम रहे हैं जिनको चारा उपलब्ध नहीं है। तो मुद्दे बहुत सारे हैं। तो जनता के मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव इस शहर में है, उनका हम हिसाब यहाँ की सत्ताधारी नेताओं से मांग रहे हैं, और चुनाव में जाएंगे तो सारे मुद्दों को लेकर जाएंगे। देखिए, मैं तेगांव क्षेत्र से जो हाल के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के राजेश नागर, उनसे आज हिसाब मांग रहा हूं कि आप 5 वर्ष लोगों ने बनाए, जनता ने आपको चुनकर भेजा। आज आप जनता और हम ये हिसाब मांग रहे हैं कि आपने क्या किया। हमारे क्षेत्र में कुछ एरिया कॉलोनीज का है, उन कॉलोनीज के आज रोड बिल्कुल टूटे पड़े हैं। 2-2 फुट वहां पानी भरा रहता है। आज वहां पे लोग इतने दुखी हैं कि रोडों को बदल बदल के भी जाना चाहें तो दूसरे रोड नहीं है, कहां से जाएं। गलियों का आज इतना बुरा हाल है, 1-1 किलोमीटर लंबी कच्ची गलियां हैं, उनमें पानी भरा पड़ा है। इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आते ही या हम मुख्यमंत्री हमारे बनते ही हम इन क्षेत्रों में काम कराएंगे। आज कॉलोनियों में इन्होंने बोला था कि कच्ची कॉलोनियां उनको पक्का करके विकास कार्य करवाएंगे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। एक तो हम उनका हिसाब मांग रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे 18 गांव हैं। उन 18 गांवों के अंदर पंचायतों के पास हजारों करोड़ रुपया होता था। हजारों करोड़ रुपया एमसीएफ ने ले लिया। सैकड़ों एकड़ जमीन उनकी एमसीएफ ने ले ली। आज उनमें कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, एक ईंट भी उनके अंदर नहीं लग रही। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज भी करेंगे चर्चा। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। रामराजी शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और थोड़ी देर में कृष्ण कुटेल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे इनेलो प्रवक्ता के तौर पर। तो स्वागत है सबसे पहले तो सभी मेहमानों का आपका। शुरुआत करूंगी आज रामराजी शर्मा जी आपके साथ। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी। देखिए, आप कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है और लगातार विकास कर रहे हैं।
अब ऐसे में कांग्रेस की जो यात्रा चल रही थी, पहले तो वो बड़े बड़े मुद्दों पर हिसाब मांग रहे थे, कह रहे थे रोजगार नहीं दिया आपने, भ्रष्टाचार हो रहा है, कानून व्यवस्था जो है ठीक नहीं है। अब वो हल्कोवार भी घुस रहे हैं और इस बीच जो है तिगांव पहुंचे और तिगांव के साथ साथ बल्लभगढ़ पहुंचे। वहां पर कई बेसिक जो मुद्दे होते हैं ना लोगों के, उन पर सवाल उठाए हैं उन्होंने कहा है कि पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवर की समस्या बनी हुई है, रोडों में गड्ढे हैं। जब आप वोट मांगने आए थे 5 साल पहले, तब भी वही मुद्दे बने हुए थे। 5 साल बीतने को है, दोबारा चुनाव आने को है, अभी भी वही मुद्दे बने हुए हैं। तो कैसे जवाब देंगे, कैसे सरकार का बचाव करेंगे? देखो, जैसा कि आपको मालूम है ज्योति जी, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हो, चाहे विदेश में हमारा डंका बजाओ, विदेश में हमारी दाग जमी है। और ऐसे ही कई इम्पॉसिबल कार्य थे जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था, तो ये भी संभव होंगे। वो भी हमारे देवतुल्य, हमारे बहुत ही संगठन कौशल और उच्च कोटि के प्रशासक सरदार पटेल के बाद में जो दूसरे सबसे मजबूत गृह मंत्री आए हैं, जो चाणक्य की भूमिका में है, उनके विशेष सहयोग से संभव हो पाया। जैसे कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाना हो और भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ हो। और ऐसे ही हरियाणा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही कौशल हैं, बहुत मिलनसार हैं, रात में 12-1 बजे तक लोगों से मिलते रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। और वो अक्सर कहते रहते, भाइयों तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूं, ये सीएम रेजिडेंस भी आपका है, सब कुछ आपका, मैंने आपका आशीर्वाद की जरूरत है और आप आइए और मेरे को आशीर्वाद दीजिए, यू आर वेलकम एनी टाइम। ऐसे ही हमारे संगठन कौशल है, बहुत ही संगठन का अनुभव है, मिलनसार हैं, मृदुभाषी हैं और जनता के बीच में रहने वाले हैं और ग्रामीण अंचल से संबंध रखते हैं। आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी जो हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और वो भी बहुत ही मिलनसार हैं और मैं समझता हूं जहां भी जाते हैं सच्ची बरादरी उनका वेलकम करती है। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है और इनकी अगुवाई में हमारा हरियाणा बहुत आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में मजबूत हुए हैं। जैसे मैं आपको 1-2 उपलब्धियां गिनाऊं, जैसे पहले क्या होता था इनके टाइम में। ठीक है, वो मैं समझ रही हूँ शर्मा जी, आप उपलब्धियां गिनाइएगा, लेकिन पहले मेन सवाल पे आ जाते हैं। सवाल ये है कि बेसिक मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं कि 5 साल पहले भी आप क्षेत्र में कहने जाते थे कि सीवर के गड्ढों को भरेंगे, जो सीवर की समस्या उससे निजात दिलाएंगे, रोड के गड्ढों को भरेंगे, पीने का पानी दिलाएंगे, लेकिन 5 साल बाद भी अगर मुद्दे वही बने हुए तो ये सोचने वाली बात तो है और सवाल उठते हैं। उन्हीं का जवाब वो मांग रहे हैं, तो इससे कैसे बचाव करेंगे? हाँ, वो मांग सकता है, पहले अपना हिसाब दे। बस पहले तो ये जनता के सामने अपना हिसाब दे, अपने 10 साल का हिसाब दे। तो इन्होंने 10 साल में जो ठगी ढोरी करी है, इन्होंने जो नौकरियों में गड़बड़ करी है, ये इन्होंने खर्ची पर्ची से नौकरियां दी हैं, सस्ते भाव में किसानों की जमीन हड़पी है, महंगे भाव में बिल्डरों को बेची है। पहले तो वो अपना हिसाब दे, हिसाब वही तो ले सकता है जनता के सामने जो अपना हिसाब दे। अरे पहले अपना 10 साल का हिसाब तो दे दो भाई, दूसरे का हिसाब तो जो मांगोगे। इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ, इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ, कर दीजिएगा इत्मीनान से। मैं आदरणीय बहन हमारी शारदा राठौर जी की आवाज सुन रहा था, वो मूलचंद शर्मा जी के बारे में बोल रही थी। आपके पास एक बार उनको बोल लीजिए। वो हमारे मूलचंद शर्मा जी मंत्री जी के बारे में बोल रही थी। अरे मूलचंद शर्मा ने वो कर दिया जो आगे आने वाला 20 साल में नहीं हो पाएगा। उनके भाई हैं टीपरचंद जी, वो वहां पे 24 घंटे रहते, 24 घंटे। और मूलचंद शर्मा जी वो दोनों भाई 24 घंटे सेवा में रहते हैं। मैंने खुद। तो क्या ये सवाल गलत है जो फिर अभी कांग्रेस उठा रही है? क्या ये सवाल गलत है शर्मा जी? ये टोटली गलत है। हमने समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में किए हैं और विकास की आंधी चल रही है, विकास की आंधी, और ये आंधी सुनामी का रूप ले चुकी है। और तीसरी बार नायब सैनी जी हमारे उनकी अध्यक्षता में हमारी सरकार बनेगी, तीसरी बार, और दूसरी बार नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि वो तो खैर देखने वाली बात होगी, वो खैर देखने वाली बात होगी। ये 56 साल में इन्होंने ओबीसी समाज से क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया? हमने बनाया क्योंकि हमारी पार्टी में एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा हमारा देश का प्रधानमंत्री बन सकता, हमारा मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इनके यहाँ नहीं है, इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अमित शाह का जैसा बीसीसीआई का ठीक है अंडा जी, अब आप ही के पास आ रही हूँ। ठीक है, अभी आप ही के पास आ रही हूँ। शर्मा जी लौटूंगी आपके पास। ठीक है अंडा जी, इनकी काट आपके सवालों को ही गलत बताया जा रहा है
ठीक है ना शर्मा जी, मैं लौट रही हूँ। झूठ बोल के देखिए पूरे 5 मिनट मैंने आपको दिए, इन्होंने 5 मिनट मैंने आपको दिए। बदला जा रहा है, इन्होंने कहा आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने कहा 1 लाख रुपये किसानों के खाते में आएगा, शर्मा जी, शर्मा 8,000 रुपये महीना आएंगे। मेरी आवाज क्या आपको पहुंच पा रही है? जनता जाग चुकी है। ठीक है, जागी है नहीं है ये तो पता चलेगा ना, अभी 2-3 महीने हैं तब पता चलेगा जागी नहीं जागी। आप सुन तो लीजिए पहले। ठीक है, आपने बोल दिया 5 मिनट, आपने बोल दिया 5 मिनट। इनको जब कराइए मैं बोलूँ। ठीक है शर्मा जी लौटूंगी। हाना जी, आपके सवालों को गलत बताया जा रहा है, लेकिन सवाल आप पर भी उठ रहे हैं क्योंकि बीते दिनों इन्होंने आपको सामने से काउंटर तो किया, लेकिन एक सवाल ये भी उठाया कि आपके नेता सब क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं। आप हिसाब मांग रहे हैं, पहले आप अपना हिसाब दीजिए, वो बात ठीक है, लेकिन आपके नेता सभी क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, जिसमें रणदीप सुरजेवाला को भी आप सामने ला रहे हैं, और दूसरी बात जो है शैलजा जी को भी ला रहे हैं कि इनको क्यों नहीं आप उसमें ला रहे हैं। अगर आप में इतनी एकता है, अगर आप वाकई में जवाब चाहते हैं तो इनको भी लेकर आइए पहले। फिर मैं कुछ बोलूंगी, फिर आप कहेंगे भाजपा ज्यादा रखिए, इसको चुप कराइए। शर्मा जी वो सुनते नहीं, आपको पता ही है उसका स्वभाव क्या है, तो आपको पहले ही उनको डाउन कर देना चाहिए। बिना बात से डिबेट खराब करना हर बारी आपने, इसको कभी अक्ल नहीं आनी, कभी सुनना नहीं इसने। अब सुनिए जी, आप जवाब दीजिए, वो अपनी बारी में बोलेंगे। नहीं, जवाब दे रही हूँ मैं, आप उसको चुप रखिएगा। ठीक है, मैंने नहीं बोली थी बीच में, लेकिन इसको चुप रखिएगा आप। बोलने की बात मत निकाल के दिखाओ। आप नाराज हो गई? ठीक है, मैं समझ गई। आपको नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। राम राम जी। घर घर क्यों बेरोजगारी शुरू हो गया वो? नहीं, वो आपको राम राम कह रहे हैं, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने बता दिया उनको। शर्मा जी नहीं, मैं उसकी मेरे दोनों से दूसरे के बीच में बोलिए। He will not decide what I have to say. शर्मा जी देखिए, आप 2 ही लोग हैं, अभी कुछ मेहमान और हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस तरीके का वो ठीक नहीं है। भी आ गए हैं, एक एक करके एक दूसरे की बात भी सुनिए, लोगों का भी अपने मेरी बातों को दीजिए, अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बार बार मेरे को रोकना पड़ेगा, बार बार टोकना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता, समय ऐसे बर्बाद होता है। ठीक है अंडा जी, अपनी बात उनको बड़ा अच्छा लगता है बार बार उनको टोके कोई। घर घर क्यों बेरोजगारी, महंगाई की मार जारी है, अपराध में सबसे आगे क्यों घोटाले इतने भारी हैं हरियाणा में, शिक्षा तंत्र हुआ बर्बाद, नशे के धंधे क्यों आबाद, क्यों लाठी डंडे हैं हर मसले का जवाब, हरियाणा मांगे हिसाब, कांग्रेस से सबको आस, हरियाणा मांगे हिसाब। तो बात ऐसी है मैडम कि काउंटर में ये जो ऐसा है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन नहीं किया जाता। अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछे, आप मेरे से उल्टा सवाल पूछने, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस ने बोला ना हरियाणा मांगे हिसाब से आपने किया क्या क्या, पहलवान बेटियों को बिठवाया, आपने ये काम किए, क्या आपने पॉक्सो हटवाया दुष्यंत चंद्र सिंह को संरक्षण देकर, क्या आपने इतने सारे घोटाले किए, क्या आपने किसानों को एमएसपी नहीं दी, उनको इतने महीने आपने सड़कों पर रखा, 750 किसानों की हत्या और 4 किसान अभी मारे लेटेस्ट थी। किसान नहीं भूलेगा, ना पहलवान बेटियों के लिए कोई भूलेगा हरियाणा को। और खेल कोच के साथ क्या किया वो बताएं। बाकी हमारे काम इनके सामने, इन्होंने बता देना कोई एक काम किया हो। XCRM के माध्यम से झूठ बोलते हैं, ये दनादन झूठ बोलते हैं, बिना रुके इनको, मतलब इनकी जुबान रुकती नहीं, ना थरथराती है कि मैं झूठ ना बोलूं। और इन्होंने नौकरियां नहीं दी, 25 नौकरियां दी है, तो सिर्फ उनको दी है पेपर लीक करके उनको RSS और गुजरातियों को दी है। बाकी XCRM के माध्यम से इन्होंने कच्ची नौकरियां दी हैं। ये 1 लाख 10,000 की जो बात करते हैं, उसमें भी 1 साल की नौकरी है मैडम, वो भी इन्होंने कैलकुलेट करके दिए कि जैसे झाड़ी के मजदूर को दिया जाता है MA BA पढ़े हुए लोगों को। ठीक है, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई, इन्होंने अभी आपने स्थानीय लोगों की बात भी सुनवाई नहीं, तो फिर भी समझ नहीं आता कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं। कि एक तो इनके MP को भगाया गया था गांव से, 2-3 MP रादर, एक नहीं 2-3 MPs को, कि हाँ भाई 5 साल बाद क्या करने आए हो, जाओ यहाँ से। भगाया, इनको भी भगाया गया, JJP के उनको भी भगाया गया। ठीक है, तो ये हमसे ये बात करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ये जो बजट भी लाए हैं उससे भी हरियाणा के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हरियाणा ने 5 सीटें छीन ली, कांग्रेस ने ले ली इनके हाथ से। और जो निहत्था विपक्ष था, निहत्थे में हम, इनके पास सारे अस्त्र शस्त्र, एक्सटॉर्शन वसूली खोल डिपार्टमेंट इनके पास था, CBI इनके पास थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके पास था, सब कुछ इनके पास था। फिर भी जो है जनता ने इनको घुटनों पर ला दिया। लेकिन ये अभी भी इनका हैंगओवर उतरा नहीं है, नशे में अभी भी कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार में, जैसे अल्पमत की सरकार में है ये। ठीक है, अब मैं अपने काम गिना दूं, ये एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक स्कूल बनाया हो, एक मेडिकल कॉलेज बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो। जहां जाइए आप, स्कूलों में जाइए तो टीचर्स नहीं, दीवारें नहीं, शौचालय की बात करते हैं 4 दीवारें खड़ी करी हुई, ना छत है ना पानी है। बहुत सारे शौचालय ऐसे ही, इवन की यहाँ तक इनकी जो थी वो अमेठी से सांसद, उसका शौचालय हमने देखा 4 दीवारें खड़ी करी हुई, बस थोड़ी सी ऊंची, ज्यादा भी नहीं, और दरवाजे के लिए जगह बनाई, लेकिन छत नहीं है उसमें। आप देखिए जरा,
महंगाई कितने गुना बढ़ गई है, बजट में कोई प्रावधान नहीं है कि महंगाई कम करे, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं, किसानों के एमएसपी पर कोई चर्चा नहीं है, कोई स्वामीनाथन पर चर्चा नहीं। हरियाणा के लिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हरियाणा से भी है ना मोदी जी खुद निकालेंगे। नहीं, अभी मेरी बात खत्म नहीं, वो बहुत लंबा बोले मैडम, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप भी बहुत लंबा बोल रही देखिए, 5-5 मिनट का दोनों को समय दिया मैंने। इस बीच और भी मेहमान जुड़े, उनका स्वागत तो करने दीजिए, बोलेंगे आगे आप। कृष्ण कुटेल पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्ण कुटेल जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंडा जी सुन तो लीजिए, स्वागत तो करने दीजिए, किसके साथ डिबेट कर रही है और मेहमानों को तो बुलाने दीजिए। तो कृष्ण कुटेल जी भी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है कृष्ण कुटेल जी आपका। आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी। देखिए, हरियाणा से हिसाब मांगा जा रहा है, यानी हरियाणा की सरकार से हिसाब मांगा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। अब हल्कोवार पहुंच रहे हैं और तमाम सारे मुद्दों पर ये सवाल जवाब मांग रहे हैं कि भाई ये आपने पानी की व्यवस्था नहीं पहुंचाई, आपने सीवर की समस्या को नहीं सुलझाया, आपने रोड के गड्ढों की समस्या नहीं सुलझाई। पहले भी वही समस्या थी, आज भी वही समस्या थी। अब बीजेपी काउंटर क्वेश्चन करती है कि आपने क्या किया, लेकिन इसके बीच में समाधान क्या हो सकता है? क्या एक दूसरे पर सवाल ही उठाते रहेंगे? चुनाव भी सर पर है और ऐसे में कैसे, कौन पार्टी कैसे मजबूत हो पाएगी? आप कैसे मजबूत होंगे, क्योंकि वो तो एक दूसरे पर काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने क्या किया, आपने क्या किया। तो ऐसे में आप क्या कहने वाले हैं कि हम क्या करेंगे? ये दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मुसेरे भाई। क्योंकि अगर कांग्रेस ना जी यहाँ पर जे की हिसाब की बात कर रही है, लेकिन देश आजाद हुए जो है वो 17वां वर्ष लगा हुआ है, लेकिन उसके दौरान अगर कांग्रेस सही तरीके से काम करती तो ये नौबत ना आती जो आज जनता को जो है कि वो झेलनी पड़ रही है। अब रही जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि कांग्रेस की कमियों को दिखा करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो राष्ट्र स्तर की राजनीति करती है और उसने सत्ता को अपने हाथ के अंदर लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कि उससे भी निकम्मी साबित हुई। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता भी बोल रही है और जनता बोल रही है, क्योंकि जनता के साथ जो वायदे किए थे उन वायदों के ऊपर जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो खरी नहीं उतरी, क्योंकि जुमलेबाजी करके जो है कि सत्ता को अपने हाथ के अंदर लेना और जनता के हकों के पक्ष में जो है कि कोई काम ना करना, तो ये एक नाकामी का कारण है जो भारतीय जनता पार्टी जो है कि इसके अंदर जो है वो नजर आ रही है। क्योंकि जब सत्ता के अंदर आए तो कहा कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, यानी टोटल 10 वर्ष के अंदर 20 करोड़ लोग हुए, लेकिन नौकरी कितने लोगों को दी वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है कि अच्छी प्रकार से बता देंगे कि हमने इतने लोगों को नौकरी देने का काम किया। और यहां तक जो है कि नौकरी तो नहीं दी कि 12,000 करोड़ जो है वो 20 करोड़ नौकरी, 12 करोड़ नौकरी जो है कि वो कम कर दी गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो है कि चेहरा है और कहा कि हम 15-15 लाख रुपए खाते के अंदर डालने का काम करेंगे। एक भी व्यक्ति बता दे कि 15 लाख रुपए खाते के अंदर आए। ठीक है, ये तो फिर वही बात हो गई। देखिए, फिर तो ये तो वही बात हो गई कि आपने कुछ नहीं किया। इसमें ऑप्शन क्या है भाई, आप क्या करेंगे ये बताइए ना। उन्होंने क्या किया यही कांग्रेस भी गिना रही है, ये आप भी गिना रहे हैं। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण सवाल और सुन लीजिए। आपकी पार्टी खुद को किसान हितैषी बताती है, आप कहते हैं कि हमने किसानों के हितों के संरक्षण का काम किया है और उनके हक में बोलने का काम किया है, लेकिन अब किसान इतने परेशान हो चुके हैं कि वो खुद ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। देखिए ज्योति जी, जब किसानों का आंदोलन चला हुआ था और जो भारतीय जनता पार्टी 3 कृषि काले कानून लेकर के आई है और किसान सड़कों के ऊपर उतर करके जेकेएमएसपी की डिमांड कर रहा था, और वहां पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो है कि पद से रिजाइन देकर के जो उनके पक्ष के अंदर खड़ा होकर के कहा कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि उस समय किसानों की स्थिति ऐसी थी कि किसानों ने खुद जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला कहा कि अगर आप हमारे पक्ष के अंदर जो है कि रिजाइन कर देते तो हमारा आंदोलन जो है कि वो उग्र हो सकता है।
और एक तो अब समय किसान ऐसा भी आपके आया, साथ क्यों नहीं है? सवाल तो ये भी है ना कि अब किसान आपके साथ क्यों नहीं, क्योंकि किसान को पता है ना आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसान देखिए- अपना अलग क्यों देखिए- ये चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं? देखिए ज्योति जी, अब राष्ट्र स्तर की जो राजनीति, जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, वो बीजेपी वर्सेस जो है कि कांग्रेस वर्सेस जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी था। लेकिन वहां पर जो है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि इस बात को देखना था, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि वो हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व करती है और जो है कि अब की बार जो किसान है वो इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में होंगे और आने वाले समय के अंदर जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कैसे होंगे ये बताइए ना, के अंदर जो है कि कैसे होंगे? वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हर सीट से हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, तो किसान उधर जाएगा कि इधर आएगा? वो तो आपको भी नहीं पता है और ना जो है कि हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता को पता है, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पता है। लेकिन हमारा विश्वास है, क्योंकि जो हमने किसानों के पक्ष के अंदर जो लड़ाई लड़ने का काम किया है और किसानों के पक्ष के अंदर समय समय पर जब जब हमारी सरकार बनी है उनके पक्ष के अंदर जो है कि नीतियां तैयार करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है, तो अवश्य जो है किसान इस चुनाव के अंदर जो है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ होगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल अच्छा चलिए ठीक है, मैं मान गई आपकी बात को, अच्छी बात है, विश्वास होना भी चाहिए, विश्वास पर दुनिया कायम है। लेकिन ये तो बताइए कि अगर वो पक्ष में होती किसी के तो चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है, क्या ये सही फैसला है उनका? ये बताइए। कौन कर रही है? किसानों के संगठनों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सबको अपना अधिकार है, क्योंकि देश जो है प्रजातांत्रिक देश है और इसके अंदर जो है वो कोई भी जो है कि चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, सबको आजादी है। ठीक है, और कोई किसी को रोक नहीं सकता, तो लेकिन वो उनका अधिकार है। ठीक है, हांडा जी को जवाब दे रही है। हांडा जी, उसके बाद से शर्मा जी आपके पास आऊंगी। हाँ जी, मैं इनेलो को जरा डिफाइन कर दूं। INLD को इनमेच्योर, इग्नोरेंट, नर्वस, नार्सिसिस्ट, लैकलस्टर, लीथल एंड डोमिनेटिंग एंड डिस्ट्रक्टिव पार्टी। ये कहते हैं कि हमारे उन्होंने चौटाला साहब ने रिजाइन कर दिया। फिर विधानसभा में कौन नजर आ रहा था, जरा बताएंगे आप मुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर ने कोई जैसे प्रधानमंत्री को नॉन बायोलॉजिकल बताया कि बायोलॉजिकल नहीं है, ऐसा तो नहीं कि उनको भी कहीं ऐसे रूप में भेज दिया उन्होंने भगवान ने ऊपर से? इसका जरा जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, आपने किसानों के लिए क्या किया? पहलवान बेटियों के लिए हमारे सारे नेता और नेत्रियां हम उनके साथ खड़ी थी, हमारे सारे कांग्रेस के नेता और नेत्रियां। और किसानों ने तो कह दिया था हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हम अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे। जो उन्होंने लड़ी भी और 3 काले कानून वापस भी कराए, माफी मांगकर प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी कि मैं इस समस्या को नहीं समझा पाया। जब आप खुद ही समस्या कह रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। कुटे साहब आऊंगी। अभी आप म्यूट है, अभी सुन लीजिए उनको, मैं आपके पास आऊंगी। हाँ सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रही हमने, उन्होंने मना कर दिया था किसानों ने कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें नहीं चाहिए, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। तो आप जो कहते हैं कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो विधानसभा में कौन नजर आता था, मुझे ये भी तो बताइए आप। पहले दूसरी बात, इन्होंने कौन से झंडे गाड़े, मुझे बताइए जरा, कौन से आपने काम किए किसानों के लिए, जरा वो भी गिनवा दीजिए। राम रहीम तो आपकी नाक के नीचे फलता फूलता रहा, खूब फला फूला, और उसने इतने स्कूल की बच्चियों तक के उसने मतलब हजारों से रेप करे और आपको पता ही नहीं चला। कमाल, आपका तो सिरसा गढ़ है ना पटेल साहब, आपका तो सिरसा गढ़ है, आपको पता ही नहीं चला। ये बड़े कमाल की बात है। खैर, पर कैपिटा पहलवान बेटियां किसानों, ओके, बस मेरे को इनको तो इतना ही जवाब देना था। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी, फिर लौटूंगी। मैं दोबारा कहना चाहती हूँ। सुनिए ज्योति जी 5 सेकेंड, ये चाणक्य का बार बार अपमान न करें। उन्होंने एक डायनेस्टी स्टार्ट की थी, एक उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की, और बहुत इंटेलिजेंट थे, आचार्य थे, टीचर थे। वो कड़ी पार नहीं थे, ना उनके पास ED, CBI, IT थी चाणक्य के पास। ठीक है, आपको शर्म आनी चाहिए, फिर भी से बोले। शर्मा जी, मैं इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ, इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। ये भी आपको पता नहीं लगा। देखिए, इस तरीके की बातें ना हो तो बेहतर है। मुद्दा कुछ और है, आप लोग क्या एक दूसरे पर आरोप इस तरीके से लगा। ज्योति जी और चिल्ला लो भाई, और चिल्ला लो, तुम ही चिल्ला लो, चिल्लाओ। झूठ बोल रहे जनता के, झूठ मत बोलते हो। शर्मा जी, मैं आप ही के पास लौट रही हूँ। देखिए, आप ही के पास लौट रही हूँ। सरदार पटेल का दूसरा रूप है।
चलो ठीक है, दोनों चुप हो जाइए, दोनों चुप हो जाइए। शर्मा जी बिना सवाल के जवाब मत दीजिए, सवाल तो सुन लीजिए तभी ना जवाब देंगे आप। ऐसे एक दूसरे को ये समझ आता है जब भी आप लोग जुड़ते हैं एक दूसरे की बात को पूरा ही नहीं होने देते हैं। आप ऐसे गलत लोगों के चाटुकार हैं, मतलब आपकी क्या होगी? हाँ, धारा 370 और 35 जो आपने लगाई थी उनका मैं अहम रोल था जम्मू कश्मीर में। आपने पीओ के तौर पर प्रोत्साहन दे दिया पाकिस्तान को। ज्योति देखिए इस तरीके से अग्रेसिव होने का कोई मतलब नहीं है, शांति से बात रखेंगे तो भी लोग सुनना पसंद करेंगे। अल्टीमेटली मकसद तो यही है ना कि लोग सुने आपको, लोग सुने आपका पक्ष, सुने आपकी पार्टी का पक्ष सुने। अब किसी पर व्यक्तिगत बोलकर ऐसे नहीं होगा। देखिए पार्टी का पक्ष रखिए, अपनी स्कीम बताइए, अपनी योजना बताइए। किसको बोलते नायब सैनिकों? योजना क्या लड़को जाएंगे आपस में, संगठन उनका तैयार नहीं हो रहा। आप अपना लटम लटाओ है, क्या योजना बताएंगे? पहले अपना हिसाब दो 10 साल का, किसानों की जमीन का अभी मैं लौटूंगी आपके पास। ये बीच में ऐसे ही आप लोग बोलते रहेंगे एक दूसरे के। जो प्रधानमंत्री के आगे मुख्यमंत्री दंडवत होता है तो वो कहाँ से वो अच्छा हो गया, कहाँ से? ठीक है अंडा जी, आपका टर्न पूरा हुआ। ठीक है, लौटूंगे आपके पास, लौटूंगे आपके पास। ठीक है शर्मा जी, मेरी आवाज आप पहुंच पा रही है? शर्मा जी सवाल सुनिए। व्यक्तिगत एक दूसरे को ही ऐसे टिप्पणी करना बंद कीजिए। शर्मा जी मेरा सवाल सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए हांडा जी लौटूंगी। देखिए शर्मा जी, अभी हाल ही में बजट पेश हुआ है तो इस पर एक और बड़ा आरोप लग रहा है, हरियाणा की अनदेखी का आरोप लग रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ खास महत्व दिया नहीं गया हरियाणा को। देखो इससे भी बचाव करना होगा आपको, कैसे बचाव करेंगे इसमें? अब देखो ऐसा है, केंद्र के सामने सभी प्रदेश बराबर होते हैं और समय समय पे हरियाणा में तो हरियाणा के 3 मंत्री बन रहे, हमारे 3 वकील हैं वहां पे केंद्र में, और हमारे को क्या चाहिए? टोटल 5 MP। आप प्लीज बोलिए, फिर मैं उन्हें भी नहीं रोक पाऊंगी। 5 में से 3 केंद्रीय मंत्री हैं। अरे हमारे तो 3 वकील हैं, और प्रधानमंत्री जी को तो विशेष लगा हुआ हमारे हरियाणा से, तो वो तो यहाँ के प्रभारी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सब राज्यों के लिए बढ़िया कराया उन्होंने, और जो ये 2 राज्यों का ये बार बार रोना रो रहे हैं वो इनके टाइम में विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे। अगर कोई भाई पीछे रह जाए, हाथ पकड़ के उसको बराबर में ले आए तो उसका मतलब ये गलत नहीं होता। वो अच्छा किया है, हम भी उसका माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। और ये बजट है, ये विकसित भारत का सपना साकार करेगा। बहुत अच्छा बजट है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। अब टॉपिक पे आ जाओ, टॉपिक पे। ऐसा है ज्योति जी, टॉपिक पे आओ इसे। और ये मैडम आप कॉपी पहन लो, आप हिसाब पहले दो। आपका शासन रहा है लगभग 60 से 70 साल है, आप पहले उसका हिसाब दो, पहले आपातकाल का हिसाब दो। आपने हिंदुओं का पकड़ कर नसबंदी करती थी और दूसरे भाइयों की क्यों नहीं करी? उनकी चार शादी करते हैं, 50 बच्चे पैदा करते हैं। पहले ये हिसाब दो, हिंदुओं की जनसंख्या घटाने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये भी हिसाब दो कि आप अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक बनाना चाहते हो, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाना चाहते हो, ये भी हिसाब दो। और ये भी हिसाब दो, किसानों की जमीन आपने सस्ते भाव में हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी, ऐसा क्यों किया? ये भी हिसाब दो। 1-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में आपके टाइम में आते, ये भी हिसाब दो। और दूसरा, MSP पे 14 फसलें हम खरीद रहे हैं, सबसे ज्यादा भाव हम दे रहे हैं। जी अपने बारे में बोलेगा। देखिए लोग आपको तो नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी जरूर वेस्ट हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपने बारे में बोलिएगा। आपके टाइम में किसान को मुद्दा क्या भाव था, आज क्या भाव है? ये हिसाब दो। आपने किसानों को, मजदूरों के, गरीबों के बच्चों, लगता मुझे दोनों का फिर से रोकना पड़ेगा क्योंकि आप लोग बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हिसाब दो। आपने किसान के, शायद मुझे तो ये भी यकीन है कि आप दोनों भी एक दूसरे को सही से नहीं सुन पा रहे होंगे, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पा रही दोनों में से कौन क्या बोला। एक दूसरे को मैडम की तो आदत है, कोई बोला इनके पास हिसाब तो है। देखिए ये बदले के बहाने से बेहतर है अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, क्यों इन बेमतलब की बातों में उलझना है? एक एक करके अपना पक्ष रखिए। ये समय है, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेस है जहाँ पर आप अपनी बातों को लोगों तक सीधा डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। डायरेक्टली लोग आपको सुन रहे हैं यहाँ से। इलाज करा के आए, आप देवी जी सुनने की हिम्मत रखो, हिम्मत है।
आप हिसाब दो गरीब के चलिए ठीक है, दोनों को रोक रही हूँ मैं, दोनों को रोक रही हूँ। किसान के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को नौकरियां कौन की? ठीक है, नौकरियां ठीक है शर्मा जी और आना जी दोनों सुन लीजिए अब। के बच्चों को नौकरियां कौन की? ये भी हिसाब तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। देखिए एक प्रवक्ता जब किसी भी डिबेट में बैठता है ना, दोनों लोग सुन लीजिए, तो वो पार्टी की छवि भी होता है, पार्टी का पक्ष भी रखता है। तो आप किस तरीके से बोल रहे हैं, इसी से पूरी पार्टी का आकलन होता है। तो इसलिए प्लीज मेरा दोनों से निवेदन है, एक दूसरे की बातों को काटने की बजाय सुलझे लें और तार्किक तरीके से जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा। दोनों से निवेदन है। मैडम आप सोनिया ज्योति जी एक बात जरूर कहूंगी, जब आपको पता है इस बंदे की आदत ऐसी है, आप इसका मैं दोनों से कह रही हूँ, देखिए मेरा कोई, देखिए मैं दोनों से ये कह रही हूँ, नहीं बोलती पहले बीच में ही, मैं दोनों से कह रही हूँ। अपना कापी पेन लेके लिखो। मैं दोनों को रोक रही हूँ, दोनों को प्लीज म्यूट पर डाल दीजिए। दोनों में से कोई नहीं सुनेगा, मुझे बार बार एक ही बात रिपीट करना भी पसंद नहीं आ रहा है। दोनों में से कोई नहीं सुनेगा, दोनों को म्यूट पर डालिए। सवाल मेरा कुटेल साहब आपसे है, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी। कुटेल साहब देखिए, जो आरोप लगा रही है कांग्रेस की, हरियाणा को तवज्जो नहीं दी गई बजट में और किसी तरीके का कोई विशेष ऐलान नहीं किया गया, लेकिन बीजेपी बचाव कर रही है कि जो बजट है वो समग्र रूप से हर राज्य को मद्देनजर रखते हुए हर राज्य के विकास के लिए दिया गया। जहां जरूरत ज्यादा थी वहां जरूरत ज्यादा दिया गया, जहां कम थी वहां कम दिया गया। लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी जानेंगे, क्योंकि अगर जो तो कांग्रेस कह रही है कि भाई तवज्जो नहीं दी गई, अगर कुछ दिया जाता विशेष तो भी आपत्ति होती, कहा जाता कि ये भाई चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है, चुनावी घोषणा है, चुनावी पैकेज है, तो ऐसे में तो दोनों तरफ फंसेगी ना प्रदेश की सरकार। देखिए ज्योति जी, बजट पेश हुआ और बजट को देखा गया, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लिए बजट के अंदर कुछ नहीं है। मैं मोटी सी एक दो बात आपके बीच में रखना चाहूंगा। जो गरीब अन्न योजना है, गरीब अन्न योजना का जो बजट 2022 और 23 के अंदर था, उससे घटा करके जो है कि वो कम कर दिया गया है। दूसरा जो है, जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना का जो बजट था वो पहले की बजाय अब कम कर दिया गया है और खाद बीज दवाई की सब्सिडी को जो है कि बंद कर दिया गया है। एमएसपी जो है कि निर्धारित नहीं की गई है और मजदूरों की जो आय है प्रतिदिन की जो है कि उसको भी फिक्स नहीं किया गया है। मनरेगा का जो बजट है उसको बढ़ाने का काम भी जो है कि नहीं किया गया है और हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट जो है, ना कोई नई रेलवे लाइन, कोई ट्रेन, कोई भी फायदा इस हरियाणा प्रदेश को जो है कि इस बजट से जो है कि वो नहीं मिला है। हाँ, एक बात जो पूरे देश के अंदर जो है कि देखने को मिल रही है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को जो है कि स्पेशल बजट देने का काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि वो काम किया है, क्योंकि ये सरकार जो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर टिकी हुई है। अगर उनको जो है कि स्पेशल पैकेज ना देते तो शायद वो नाराज होते और सरकार ये गिर जाती, क्योंकि सरकार आज बैसाखियों के ऊपर जो है कि टिकी हुई है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये बैसाखी का जो है कि बजट पेश जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि पेश करने का काम किया है और इसके अंदर जो है, जो आम जन व्यक्ति की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को ध्यान में रख करके बजट को पेश नहीं किया है, क्योंकि आज महंगाई आसमान को छू रही है। एक आदमी को अपना घर चलाना जो है कि वो दूभर हो रहा है, वो मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गैस के भाव जो है वो आसमान पर है। कोई गैस के सिलेंडर के भाव इन्होंने कम करने का काम नहीं किया है। डीजल जो है, जो किसानों की जरूरत है, उसको भी कम करने का काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि वो नहीं किया है। आज हरियाणा प्रदेश का जो जन है वो दुखी है और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल दल की सरकार रही और लोगों को जो कि उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो कि नीतियां तैयार की गई है। सरकार आपके कार्यक्रम चला करके उनको मजबूत किया गया है और मुख्य रूप से
जो सड़कों के किनारे खेतों के अंदर जो वृक्ष जो लगे हुए थे और जिससे फसल खराब होती थी किसानों की, लेकिन चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि उनको जो है कि मुआवजा देने की बात जो कही है कि जो फसल खराब होती है तो उसका मुआवजा जो है कि गवर्नमेंट से जो है कि देकर के फिर उनको लाभ पहुंचाने का काम जो है कि वो किया है। और आप बहन हमारी हांडा जी बोल रही थी भी किसानों के लिए आप लोगों ने क्या किया कि क्या बताएं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब 3 कृषि काले कानून जो प्रदर्शन चल रहा था और 3 दिन का जो है कि सत्र था और हुड्डा ने जो है कि भारतीय जनता पार्टी खट्टर साहब से मिलकर के उस सेशन को जो है कि 3 घंटे के अंदर जो है कि वो खत्म कर दिया, साइन करके चले गए हैं। और यहां तक जो है भारतीय जनता पार्टी से मिली भक्त करके जो है सुभाष चंद्रा जैसे को जो है कि राज्यसभा के अंदर भेजने का काम जो है कि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है कि पैर की शाही बदल करके जो है कि वो काम किया है। तो ऐसे ऐसे काम जो है कि कांग्रेस जो है वो कर रही है। आप जो है कि वो दिन दूर नहीं है पटेल साहब कि हुड्डा जो है जेल काटने का काम करेंगे, क्योंकि उसने अपने शासनकाल के दौरान जो है क्या होगा क्या नहीं होगा इसका प्रेडिक्शन अभी ना करें तो बेहतर है। का काम किया है। ठीक है पटेल साहब सुप्रीमो जेल में आंडा जी सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। देखिए आप रिएक्शन दीजिएगा इस पर रिएक्शन दीजिएगा, पर मेरा सवाल तो सुनेंगे, इस पर रिएक्शन दीजिएगा, इसी के लिए आपके पास आ रही हूँ। लेकिन इस पर जवाब ये भी दीजिएगा कि आप कह रहे हैं हरियाणा को तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अगर हरियाणा के लिए किसी तरीके के विशेष पैकेज का ऐलान होता तो क्या आपका कहना ये नहीं होता कि ये चुनावी घोषणा है, ये चुनावी पैकेज है? मैडम बिल्कुल चुनावी पैकेज है। वैसे तो हरियाणा के लिए कुछ है नहीं, जीरो है। आपको मैं बजट के थोड़े से और पॉइंट्स रख दूंगी जो कि कृष्ण पटेल जी नहीं रख पाए, वो भी बता देती जो शायद इनकी नॉलेज में नहीं है। ठीक है, अब आप आगे ये भी करते हैं कि जी हाँ वो विपक्ष में थे, साइन करके चले आए। अरे सारे मुद्दे तो वही उठाते थे हुड्डा साहब, और इनके पास जवाब नहीं होता था। दुष्यंत को आगे कर देते थे, आप ही का जो खानदान नहीं है, आप ही का खानदान। रुक जाओ, अब बीच में सुन लो, अब सुन लो विपक्ष का काम 2014 में आपने विपक्ष बनकर आपने इनका सहयोगी दल बनकर काम किया, इसलिए आप मुझे ना बताएं कि आप क्या है और हम विपक्ष का हमने वो हक अदा नहीं किया। आप तो मिले, अब 10 बार मिलकर आप इसी को सपोर्ट करने की कोशिश करें, मिले वो आप मुझे पता है, क्योंकि आप ये भाजपा प्रेमी सरकारें आपने ही बनाई है, हमने नहीं बनाई कभी भाजपा के साथ। दूसरी बात मैडम मैं बता दूंगी मैं कि आपने बताया कि हमको पैकेज नहीं दिया या दिया, तो ये इनकी खाली घोषणाएं ही है। इवन कि मैं आपको ये भी बता दूं, जो ये कह रहे हैं कि हम 15,000 करोड़ जो आंध्र प्रदेश को, और लेकिन किसी प्रधानमंत्री तो लेना बैंक है, लेना पैकेज है उनका, वो देना का वो अर्थ नहीं जाते, और जहां जाएंगे वहां से कुछ लेकर आऊंगा और कोई मेरे पास आए तो कुछ देकर जाएगा, ये उनका जो है स्वभाव है। उन्होंने देना कभी नहीं सीखा, छीनना सीखा है या लूटना सीखा है। दूसरी बात ये टैक्स हम इन्होंने लगा दिए। 1 मिनट फिर ऐसे भाई चुप हो जा। शर्मा जी अपनी बारी में बोलिएगा, फिर मुझे मजबूरन दोनों को म्यूट करना पड़ेगा, एक दूसरे को सुनेंगे नहीं आप। शर्मा जी देखिए स्क्रीन पर आपकी आवाज नहीं आएगी, स्क्रीन पर आपकी आवाज नहीं आएगी, सिर्फ हांडा जी ही सुन पाएंगे, क्योंकि जब वो बोल रही है सिर्फ उन्हीं की आवाज लोगों को सुनाई देगी। हाँ जी मैं बता रही मैडम, मैं बता रही थी कि टैक्स इन्होंने लगा दी यूरोप जैसे, लेकिन जो आमदनी है और सुविधा जो है वो सूडान जैसे, सूडान कितना गरीब देश है ये आप जानते हैं। 80% लोग जिम्बाब्वे जैसी गरीबी झेल रहे हैं। टैक्स 1% लोगों 1% लोग जो है जो यूएस जितने जैसे यूएस के अमीर है ना अमेरिका के, उनके ऊपर टैक्स टॉप 1% के जो लोग हैं जो इनके मित्र हैं प्रधानमंत्री के, वो अमेरिका जैसे अमीर हैं। जॉब के अवसर लेमैन जैसे। और एक मैं बताऊंगी कि इनके पास इकोनॉमिक सर्वे हुआ जिसमें वित्त मंत्री ने कहा कि निवेश नहीं कर रहा, भाई हमने तो टैक्स में छूट दे दी है तो आप निवेश नहीं करते। लोग निवेश इसलिए नहीं करते जिनको लगता है कि हम कोई भी काम शुरू करेंगे, अगर मान लो कोई सीमेंट का काम शुरू करना चाहता है तो अडानी वहां पर लपक कर पहुंच जाएगा, और अगर वो नहीं देगा अपना काम धंधा तो ईडी सीबीआई के छापे पड़ने शुरू हो जाएंगे उसके ऊपर। ठीक है जी, अब आप जरा और बातें सुनिए। बजट नहीं, ये कुर्सी बचाओ योजना है। और ये जो उनको कह रहे हैं, वैसे गया में जो बिहार में गया है वो वहां पर लोग पिंडदान करने जाते हैं, लेकिन जो इन्होंने ना तो उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया वहां पर लोगों की उम्मीदों का पिंडदान हो गया है। बजट लेकिन एक अच्छा पैकेज तो दिया है ना विकास के लिए, पैकेज तो दिया है ना। नहीं मैं रोक नहीं रही हूँ, मैं आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि विशेष पैकेज तो दिया है ना।
अन्य राज्यों के मुकाबले विकास के लिए एक पैकेज तो दिया है ना। 1 मिनट ज्योति जी, घोषणाएं तो 15 लाख की भी हुई थी, 2 करोड़ नौकरियों की भी हुई थी, किसानों के डबल करने की भी बात हुई थी। घोषणाएं तो बहुत हुई है, हरियाणा में भी हो रही है घोषणाएं, ऐसे घोषणाएं हो रही है, लेकिन पुल कैसे टपक रहे हैं इनका विकास खींच खींच के बता रहा है। उन्होंने क्या विकास किया? सड़कें आपने स्थानीय लोगों की बातें भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी कि वो क्या बता रहे कि खड्डे वैसे के वैसे ही हैं जैसे कि जब ये आए थे वादा करके आए थे। गोदी मीडिया जो है छुपाती है, ठीक है। दो वही है, जैसे हम कहते हैं ना, हम दो हमारे दो, तो दो तो ये गुजरात लॉबी के हो गए, 2 अंबानी अडानी हो गए जिनकी शादी में ये गए थे ये। अभी रुक जाओ, ठीक है। और सुनिए, मोबाइल सस्ता कर दिया ताकि उसका डेटा ज्यादा बिके अंबानी का। और जो आपकी वो है 1 मिनट, और जो दूसरा बच्चा है अडानी, उसके लिए भी सुन लीजिए, ऑफशोर माइनिंग, उस पर खर्चा करना है क्योंकि वो दूसरे बच्चे अडानी को देना है। तो मोबाइल पर छूट दे दी, लेना जानते हैं, मैंने कहा ना ये कुछ लेकर जाएंगे। ये और सोना चांदी सस्ता किया था कि गरीब भी खरीद सके, उस पर नहीं बोलेंगे कुछ? सोना चांदी भी तो सस्ता हो गया ना, सोना चांदी भी तो सस्ता हुआ है, सोना चांदी भी तो सस्ता हो गया ना, उस पर भी तो बोलिए कुछ। मैडम जरा बताएंगे कितना सस्ता हुआ है? सोने में तकरीबन 4000 रुपए कम हुआ है, 10 ग्राम में। 2014 में 26,000 पर छोड़कर गए थे पर तोला सोना। 3-4 हजार अगर 73,000 में से निकाल दीजिए तो मतलब जिसे कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। ये तो अब ये हो गया, मिडिल क्लास पहले थोड़ा बहुत खरीद सकता था तो उसकी पहुंच से भी बाहर हो गया। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और आपकी गरीब जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा है। वही अगर आपने गाड़ी बना दिया तो क्या विकास किया? ठीक है, किसानों की आय डबल। ठीक है आंडा जी, आप रोक रहे हैं, आपका टर्न पूरा हुआ, मैं दोबारा लौटूंगी, अभी समय बचेगा तो दोबारा लौटूंगी, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ शर्मा जी की आवाज खोल दीजिए। हाँ शर्मा जी आप रखिए अपनी बात। थोड़ी देर वैसे ही कर लेंगी। शर्मा जी का ऑडियो बढ़ा दीजिए। मैडम इतना ऊंचा भी मत करिए कि दूसरे की दबा देंगे। नहीं, आप शायद म्यूट में है। शर्मा जी अपना वो मोबाइल देख लीजिए, शायद आपने म्यूट कर लिया है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। इधर सुनाई दे रही है मैडम? स्क्रीन पर भी आनी चाहिए ना, आपको तो सुनाई देगी, स्क्रीन पर भी तो आनी चाहिए ताकि लोग भी सुन सके। चलिए ठीक है, लगता है ऑडियो में कोई दिक्कत है आपके, एक बार हम चेक कर ले रहे हैं। शर्मा जी दोबारा लौटूंगी। कुटेल साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं लौटूंगी हांडा जी आपके पास भी। शर्मा जी के ऑडियो ठीक कर रहे हैं कुटेल साहब, कुछ रिएक्शन आप बीच में देना चाह रहे थे। देखिए ज्योति जी, अब यहाँ पर जो है कि हमारी बहन जो है कि बजट के बारे में जो है कि बोल रही थी और सफाई जो है कि हमारे कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता जो है कि वो दे रहे थे, लेकिन वो आपको भी पता है भाई इन्होंने जो है कि क्या कम किया है और क्या बढ़ाने का काम किया है। ये इनकी जो है कि दिखावटी बातें हैं, लेकिन जनता जो है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को जो है कि वो भूलेगी नहीं, क्योंकि इतना तंग लोगों को किया है, चाहे कोरोना का समय रहा हो, चाहे इन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि रजिस्ट्री घोटाला किया हो, फर्जी आईडी घोटाला किया हो, और चाहे इनके कार्यालयों से जो है कि करोड़ों रुपए की अटैची पकड़ी गई और कहते हैं कि बिना पर्ची और कर्ची के जो है कि नौकरी देने का काम करते हैं, तो फिर करोड़ों रुपए की अटैची का मतलब क्या बनता है? और फिर बार बार पेपर लीक होना, तो ये किस बात का प्रतीक है? दूसरा, यहाँ पर हमें देखने को जो मिलता है कि जो गरीब लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं और उनका ईडब्ल्यूएस के लोगों को जो है कि नौकरी देना, उनके रिजर्वेशन को काट करके, और ये जो है कि अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर कुठाराघात है। और चाहे कंपोनेंट बजट की बात लें आप, चाहे पदोन्नति में आरक्षण की बात लें आप, जो 85वां संशोधन था और वायदा किया था कि हम 1995 से इसको लागू करने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक इन लोगों ने लागू नहीं किया है। ओपीएस की स्कीम को ले, बुढ़ापा पेंशन ले आप, किसानों की आय दुगनी को ले आप, तो ये तरह तरह की बातें जो है कि वो देखने को मिलती है। ये सब जगह फेल है और ये जनता का ध्यान भटका करके जो है कोई ना कोई गुफा जो है कि बीच में लेकर के आते हैं और अपने आप को बढ़िया बना करके जो है कि कहते हैं कि हम ही जो है कि श्री राम के भगत है, और तो कोई श्री राम को मानने वाला नहीं है। और धार्मिकता के अंदर जो है कि उलझा करके लोगों को भ्रमित करने का काम जो है कि ये लोग करते हैं, और संविधान पे इन लोगों का विश्वास नहीं है। संविधान के समान जो जमीनों की लूट 2019 सामने होते हैं और पीछे कुछ होते हैं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय
नरेंद्र मोदी जी अगर किसी दूसरे देश के अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध भूमि से आया हूं, और लेकिन यहां पर बुद्धिस्टों के ऊपर जो है कि कुठाराघात करने का काम करते हैं। तो ये न्याय संगत वाली जो है कि वो बात नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है कि इनकी मानसिकता जो है कि इतनी गिरी हुई है कि उसका कोई भी अंदाजा जो है कि वो लगाया नहीं जा सकता है। ये दलित विरोधी सरकार है और दलितों के उत्थान के अंदर कतई विश्वास नहीं करती, क्योंकि इन्होंने सरकारी स्कूल बंद करने का काम किया है। क्योंकि गरीब का बच्चा जो है कि वो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाता है, और सरकारी स्कूल के ऊपर नकेल इन लोगों ने कस दी है कि जिससे कि जो है कि एक गरीब के बच्चे का जो है कि पढ़ना वो दुर्भर हो गया। शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ज्योति जी, आ रही है आवाज मेरी? बिल्कुल, आपकी आवाज ठीक है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप उस समय में आवाज आपकी ठीक नहीं थी। अब रखिए अपनी बात, उसके बाद हांडा जी आऊंगी। हमारी बहन जी ने हमारे दो कहा, ये कांग्रेस पार्टी का टाइम में इन्होंने नियम बनाया था, ये सिर्फ हमारे वाले भाइयों पे लागू होता है। इमरजेंसी के टाइम की बात बता रहा हूं मैं। इनके टाइम में क्या हुआ, हमारे वालों का तो पकड़ के इन्होंने नसबंदी कर दिया, और दूसरे भाइयों का जो 4-4 शादी करते हैं, 50-50 बच्चे पैदा करते हैं, उनके ऊपर ये सिद्धांत लागू क्यों नहीं किया? इसका मतलब ये चाह रहे थे वह हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए और दूसरे भाई बहुसंख्यक हो जाए। ये मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को, और ऐसा कभी नहीं होगा। अब देश की जनता जाग चुकी है, पहले ये उस बात का हिसाब दें, पहले ये हिसाब दें। इन्होंने झूठ बोल कर वोट दिया, इन्होंने झूठ बोला कि संविधान खतरे में, इन्होंने झूठ बोला कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 8,500 रुपए महीना आ रहे हैं, 1 लाख रुपये सालाना आ रहे हैं। खटाखट फटाफट वो खटाखट फटाफट वाले भागे फिरे, बहने पीछे दौड़ रही हैं। काट की अंडी एक बार चढ़ती है, वो चढ़ चुकी है आपकी, जनता जाग चुकी है, जनता अपना आप को पछता रही है, अपना आप को ठगा महसूस कर रही है। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, नायक सैनी जी देव तुल्य जनता जनार्दन से आशीर्वाद से दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये हिसाब दें, इन्होंने गरीब के, किसान के, मजदूरों के बच्चों को मेरिट के आधार पर क्यों नहीं नौकरियां दी? अपने क्षेत्र के बच्चों को क्यों नौकरियां दी? निवासी हल्कों के बच्चे क्या नहीं पढ़ते हैं? सारा विकास कार्य इन्होंने अपने क्षेत्र में क्यों कराया इनके मुख्यमंत्री ने? उस बात का भी हिसाब दें। किसानों की जमीन सस्ते भाव में हड़पी, महंगे भाव में बिल्डर को बेची, उसका भी हिसाब दें। 14 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं, इन्होंने क्यों नहीं खरीदी? उसका भी हिसाब दें। किसान प्राकृतिक आपदा में 100 रुपए का चेक आता था इनके टाइम में, ठीक है शर्मा जी, उसका भी हिसाब दें। आ रही हूं मैं, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जब किसी भी तरीके का कोई सवाल किसी भी पार्टी से किया जाता है, वो अपना पक्ष रखने की बजाय दूसरे की खामियों को गिराने लगता है। हांडा जी, आपसे अब मैं पूछूंगी कि आप खुद ही जवाब दीजिए, जो भी रिएक्शन आप देना चाह रहे हैं। तकलीफ हो गई इस बात से, हरियाणा मांगे हिसाब, तकलीफ हो गई, मिर्ची लग गई तुम्हें हिसाब मांगा तो काम तो गिनाओ, कौन सा स्कूल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, अस्पताल बनाया हरियाणा में, पहलवान बेटियों को क्यों न्याय नहीं दिलाया, खेल को न्याय क्यों नहीं दिया? चंद्रयान को तो नौकरी देते हैं तुम्हारे खच्चर नहीं, तुमने करवाया, वो भी तुमने करवाया, तुमने करवाया। दलितों ने क्या कसूर किया था? दलित भाइयों ने शरण सिंह शरण सिंह राम रहीम को बार रोल दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई ना अभी, क्या हिंदुओं को जाकर मेरे को एक बात ज्योति कुछ सवाल पूछ इससे मैं चाहे आपसे कहूँ चाहे उनसे कहूँ, एक दूसरे के बीच में आप लोग बोलेंगे ही, मानते ही नहीं है, मैं क्या करूँ बताइए? मैं बार बार निवेदन नहीं कर सकती हूँ ना, मैं निवेदन नहीं कर सकती हूँ, मैं या तो ऑडियो डाउन करवा सकती हूँ। अभी देखिए शर्मा जी, आपका टर्न हो गया है, समय बचता है तो मैं फिर से बैठती हूँ एक बार, फाइनल कमेंट में एक बार कभी ले रही हूँ। ठीक है, समझ रही हूँ मैं दोनों की बातें हैं, लेकिन मैं फाइनल कमेंट ले रही हूँ सभी से, ज्यादा समय नहीं है, 1-1 मिनट का समय दूंगी। ठीक है, 1-1 मिनट का समय दूंगी। हांडा जी 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद शर्मा जी आऊंगी। हमने अनाउंसमेंट किया था कि भाई आप पॉपुलेशन हमारी कंट्रोल में रहे, कि भाई उनको कार दी जाएगी। तुम्हारे जैसे लालची लोग थे जिन्होंने पकड़ के कराया, तुम्हारे जैसे लोग जिनकी 3-3 पीढ़ियां बहुत है ना, उन्होंने ही करवाया ये सारा काम। दूसरी बात, हिंदुओं को 400 में सिलेंडर मिल रहा है और मुस्लिमों को 1100 में मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम करवाया तो भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ना फटकार कि अनाज कौन उगाता है, कौन बोता है, कौन पीसता है। तुमसे तो संविधान तुमने लड़वाया, 4 दंगे हरियाणा में करवा दिए, 4 दंगे करवा दिए, 4 दंगे
फिर एक दूसरे के बीच में बोलेंगे, फिर एक दूसरे के बीच में बोलेंगे। चलिए ठीक है, कुटेल साहब आपसे मैं दोनों को बोल रही हूँ, देखिए नहीं मैं दोनों को बोल रही हूँ, जब वो बोल रहे आप भी बीच में बोल रही हैं, जब आप बोल रही हैं तो वो भी बीच में, मैं दोनों से निवेदन कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ बताइए, निवेदन ही तो करूँगी ना आप दोनों से। मेरे मुंह में लाउड स्पीकर नहीं है, उसके मुंह में लाउड स्पीकर लगा हुआ है। देखिए ये जो टीवी वाला स्पीकर है ये लाउड स्पीकर जैसा ही है, आप बोलेगी तो भी ऐसा ही लगेगा, वो बोलेगी तो भी ऐसा ही लगेगा, ये भेदभाव नहीं करता, ये भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, डबल एम जो है नायडू जी और नीतीश जी दीवार को थाम कर खड़े हुए। ठीक है कुटेल साहब आप हिसाब देंगे, आप कुटेल साहब हिसाब देंगे फाइनल कमेंट देके। ठीक है हांडा जी, समय की कमी है, अब किधर के कांड बन गिनवाइए। शर्मा जी और आना जी दोनों सुन लीजिए प्लीज, निवेदन है दोनों से। मैं फाइनल कमेंट ले रही हूँ, 1 मिनट का समय बचा हुआ है। आदिवासियों पर पेशाब तुम्हारी सरकार करवाती है, उनको है गरीब को खत्म कर दो, बस वही है, नहीं सुनना है, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों का ऑडियो। कुटेल साहब आप दीजिए फाइनल कमेंट दीजिए। ज्योति जी, जब व्यक्ति भूखा होता है ना वो बड़बड़ाता है। अब कांग्रेस की भी वही स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी की भी वही स्थिति है, और लेकिन ये बड़बड़ाते रहेंगे। और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार जो है कि इंडियन नेशनल दल जो है कि वो बनाने का काम करेगी, क्योंकि आज इंडियन नेशनल दल और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है बड़ा मजबूत है, और दूसरे एक दूसरे के जो कि डिपेंड है, और एक दूसरे के साथ मिलकर के जो है कि वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है कि वो काम करते हैं। और अवश्य जो है कि अब की बात इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि इंडियन नेशनल दल और बहुजन समाज पार्टी की जो है कि वो सरकार होगी। आपके हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप मुझे बताएं, मैं एक सवाल और कर रहा हूं आंडा जी से, आप बताएं अपने आका से जाकर के बात करें, आप सुप्रीमो से बात करें, क्या आज तक आपने इस हरियाणा प्रदेश के अंदर दलित मुख्यमंत्री बनाने का काम किया कांग्रेस ने? क्या दलितों की संख्या जो है कि वो कम है? अरे 14% जो है वो अकेला एक कास्ट से आता है, 23% जनसंख्या जो है कि यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों की है, वो कम नहीं है। तो बताएं आप, क्या इस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या आप दलित बनाने का काम करेंगे? शर्मा जी की ऑडियो भी खोल दीजिए एक बार, कुछ कह रहे हैं, शर्मा जी की ऑडियो खोल दीजिए एक बार। ओबीसी चेहरा बनाओगे आप दोनों? बताइए आप दोनों जवाब दो, जनता देख रही है, जनता देख रही है, बता दो, मार डालो उनको, पीट पीट के मार दो, अपने पक्ष रखने के बजाय एक दूसरे पर ही सवाल उठाते हैं आप लोग, एक दूसरे पर ही। अगर अपना पक्ष रखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से लोग समझेंगे। खैर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे इस खास प्रोग्राम में और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों के अंदर जो सरगर्मी है वो बढ़ रही है, सियासी गलियारों में हलचल बढ़ रही है, तो ऐसे में अपने अपने अभियान के जरिए जनता को लुभाने का प्रयास हर एक पार्टी कर रही है और ये दावा भी कर रही है कि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। फिलहाल आज के मसले में इतना ही, नमस्कार।